नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने फौजी अदालतों के क़याम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। उन्होंने वजारत कानून, वजारत दिफा, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया है। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आइन के मुताबिक सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, जबकि आम अदालतों की मौजूदगी में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के मुकदमात भी नहीं चलाए जा सकते। दरख्वास्त में सदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों के क़याम को कालअदम करार दे, तमाम सिविलियंस के मुकदमात आम अदालतों में भिजवाने और शहरियों के खिलाफ जारी कार्रवाई पर फौरी हुक्म इम्तनाई जारी करे, जबकि मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के भिजवाए गए मुकदमात की तफसील तलब करे। इससे पहले सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ अहसन ने भी 9 मई के मुलज़िमों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। एतजाज़ अहसन की जानिब से वकील सलमान अकबर राजा ने दरख्वास्त दायर की, जिसमें शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आइनी करार देने और वफाकी हुकूमत का फौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में कहा गया कि सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेक्शन 2 और 59 आइन से मुतसादम है, जबकि आर्मी एक्ट का सेक्शन 94 और 1970 के रूल्स गैर मुसावी हैं, इन्हें कालअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, PTI चेयरमैन, 5 IGs, तमाम चीफ सेक्रेटरीज, वजारत कानून, दाखिला, दिफा, काबीना डिवीजन्स को फरीक बनाया गया। मानते हैं कि फौजी आइन के तहत, पाकिस्तान के आइन के तहत नहीं लग सकते। इस पे एक हतमी फैसला आया था 1999 में। 1999 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने लियाकत हुसैन के केस में ये फैसला किया कि पाकिस्तान में सिविलियन आबादी को ट्राई करने के लिए, सिविलियन आबादी को पर मुकदमा चलाने के लिए फौजी अदालत का कोई इख्तियार। मिलिट्री कोर्ट्स की जो इस वक्त तश्कील और उनके सामने सिविलियंस के मुकदमात और सिविलियंस के मामलात को की सुनवाई जो है उसको हमने चैलेंज किया है, और ये जो है हमारी नज़र में ये आइन से मुतसादिम है, ये बुनियादी हकूक़ के जो है मुनाफी है, और हमारी नज़र में किसी सिविलियंस का जो है वो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता है। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा और एतजाज़ अहसन इन्हीं मुल्क के भर के वकला भी मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। कन्वेंशन पर कन्वेंशन हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया टॉक्स और टॉक शोज सज रहे हैं। फोरम कोई भी हो, वकला रहनुमा यकजुबान होकर मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ गरज बरस रहे हैं और इनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। फौजी अदालत इस मुल्क का हल नहीं है, कतई नहीं, खुदा की कसम नहीं है। हम नहीं मानते। ये ऐवान मुतालबा करता है कि आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 1 के तहत ड्यू प्रोसेस की गारंटी मुहैया की गई है, वो फौजी अदालतों में नामुमकिन है। लिहाजा आम शहरियों के मुकदमात की समाअत फौजी अदालतों में करना गैर आइनी है, और ये ऐवान मिलिट्री कोर्ट्स में शहरियों के ट्रायल की गैर आइनी समझता है। बतौर पाकिस्तान बार काउंसिल के ओहदेदार के पाशा साहब, क्या आप इंडोर्स करते हैं किसी सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होना? ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल हमेशा आर्मी की अदालतों के हक में कभी भी नहीं रही। हमने हमेशा ये कहा है कि सिविलियंस का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में ही होना चाहिए। देखने में आ रहा है कि काले कोट वालों की यह मज़ाहमत बतदरीज बढ़ती जा रही है, जो हुकूमत के लिए नेक शगुन नहीं है। दूसरी जानिब मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ मुहिम के बाद वकला के साथ भी कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। लाहौर में सीनियर कानूनदान लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। कराची से जबरान नासिर उठाए गए, जबकि अजीज़ करामत भंडारी के लापता होने की खबरें भी आई हैं। इस हवाले से भी वकला के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कशीदगी में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ चीफ जस्टिस इफ्तिखार बहाली तहरीक के सुरखेल पेश दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि एक और वकला मुहिम की सफबंदी हो रही है क्या, और एक नई वकला तहरीक चलने वाली है? बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुशीर वज़ीर आज़म जनाब कमर ज़मान कायरा साहब ने। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि एक तहरीक का सा समा बनने जा रहा है, अगर ये तहरीक शुरू हो जाती है, उसी तर्ज पे शुरू होती है जो कि आपके इससे पिछले दौर में शुरू हुई थी जजेस बहाली तहरीक, तो सर फिर तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसके साथ खड़ी हुई नजर आएगी हमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने जो कानून के मुताबिक फैसले हैं वो करने हैं। कुछ दोस्तों का ख्याल है, उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, सीनियर वकला हैं हमारी जमात से हों या दीगर जमातों से,
वो रोज अपने केसेस लेके अदालतों में जाते हैं, उनकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, कभी अदालत उनकी इंटरप्रिटेशन मान लेती है, कभी नहीं मानती। तो ये नहीं होता कि उनकी हर वक्त जो राय है वही साहिब होती है, दुरुस्त होती है। जहां तक तलक मिलिट्री कोर्ट का है, एक बड़ा सिंपल कुलिया है। मुल्क के अंदर कुछ एक वाक़े हुए हैं, जिन वाक़यात के अंदर मुख्तलिफ नौइयत के जुर्म हुए हैं, उन पे इल्ज़ाम लगे हैं, और वो इल्ज़ामात 3 ज़ुमरों में आते हैं। एक ये है कि आम कानून के ज़ुमरे में आने वाले जराइम, उनका आम कानून के तहत ट्रायल होगा। एक कानून के अंदर वो डिफाइंड है कि ये जुर्म जो है ये एंटी टेररिज्म के एक्ट के तहत आएगा, लिहाजा उनका ट्रायल उसके ज़ुमरे में होगा। और इसी तरह मुल्क की एक मौजूदा कानून यानी आर्मी एक्ट का, उसकी भी एक डेफिनेशन मौजूद है कि फलां 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 जुर्म जो है ये वो इस एक्ट के ज़ुमरे में आएगा। ये नहीं हो सकता कि आम कानून के तहत होने वाला जुर्म आर्मी एक्ट में चला जाए और आर्मी एक्ट के तहत होने वाला जुर्म आम कानून के तहत ट्रायल हो जाए। ये नहीं हो सकता। मुल्क के लिए डिफाइंड लॉ है। अब हमने ना कोई नई अदालत बनाई है, ना कोई नया कानून बनाया है, ना कोई नया जज अपॉइंट किया है, बल्कि मिलिट्री कोर्ट का सबसे बड़ा शिकार तो हम रहे, मिलिट्री एक्ट का सबसे बड़ा शिकार हम रहे। वो दौर भी हमारे ऊपर गुजरा है कि एक जीए भुट्टो का नारा लगाने पे 1-1 साल कैद और 10-10 कोड़े हमें मिलते थे। हम तो वो भी भुगते हुए, तो हम कैसे हो सकता है कि किसी गलत चीज को सपोर्ट करें। आज मुल्क का एक डिफाइंड लॉ जिसको सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस ने बैठ के दुरुस्त डिक्लेयर किया, जो चीजें जो जुर्म उसके जुमरे में आएंगे वो उसके तहत ट्रायल होंगे, प्रूव हुए तो सजा होगी, नहीं होंगे तो बरी होंगे। अब उसके अंदर 2 काम हुए हैं मजीद जो हमारे वजह से हुए हैं, वो जो पहले से हो चुके हैं। वो ये है कि नंबर 1, अब आपको अपनी मर्जी का वकील रखने की इजाजत होगी ट्रायल में, जो इससे पहले नहीं होता। उससे पहले सिर्फ आप अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे, अपनी मर्जी का वकील नहीं रख सकते थे। अब आप अपनी मर्जी का वकील कर सकेंगे, वकील साहब आपको जाके डिफेंड कर सकेंगे। दूसरा, पहले ये होता था कि मिलिट्री एक्ट के तहत होने वाले केसेस का सिर्फ एक फाइनल अपील होती थी, वो आर्मी चीफ की थी। अब इसमें 3 अपील्स आ गई है, यानी मिलिट्री कोर्ट के फैसले के बाद, मिलिट्री एक्ट के तहत होने वाले फैसले के बाद अपील होगी आर्मी चीफ के पास, आर्मी चीफ के फैसले के खिलाफ अपील होगी हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट का हर फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। 3 अपील्स रखी गई है। सो वाजे ये हुआ तो मैं समझ गया। देखिए, अब आप ये कह रहे हैं कि जो जुर्म जिस कानून के पर्व्यू में फॉल करता है उसी कानून के तहत ट्रायल होगा, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे जो एहतजाज कर रहे हैं, जो उसकी मुखालफत में बात कर रहे हैं, वो भी माहिर कानून है, वकला तंजीमें हैं, बड़े बड़े सीनियर वकील हैं जो कह रहे हैं जनाब ये खिलाफ आइन है। सर, अर्ज ये है कि इस मामले को फिलहाल तो सियासी रंग भी दिया जा रहा है ना, अगर ये सियासी नौयत का हो जाता है लेट्स से, क्योंकि देखें इसमें यह भी हुआ कि इसका बैकलैश आया, लतीफ़ घोसा के घर पे फायरिंग होना, जिब्रान नासिर का उठाया जाना, एक और वकील है उनके भी मैंने जिक्र किया, वो भी गुमशुदा रहे या गायब रहे। तो अगर इस तरह का रिएक्शन आ रहा है आवाज़ उठाने पर, तो फिर ये मामला सियासी हो जाएगा। उस सियासी मामले को फिर आप सियासी तौर पर हल करेंगे, वो कैसे करेंगे आप? नहीं, देखे ना, पहली गुजारिश ये है कि हर चीज के ऊपर अपनी अपनी राय है, उनकी राय मुख्तलिफ है, हमारी राय मुख्तलिफ है, उनकी राय का एहतराम होना चाहिए, लेकिन उनको अपनी राय हम पे थोपनी नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि मेजॉरिटी की राय का भी एहतराम करें और बाकी लोगों को कायल करें। अगर उनके साथ लोग कायल हो जाते हैं, मेजॉरिटी उनकी बात मान लेती है, तो जमहूरियत तो मेजॉरिटी की है जी। हाँ, रही बात ये कि अगर तो किसी के लिए खास तौर पे उस कानून में तरमीम की जाए, आज तरमीम की जाए कि फलां जुर्म जो पहले मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल नहीं होता था अब इसमें ट्रायल होगा, तो फिर तो उनकी बात दुरुस्त होगी, फिर तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त होंगे। लेकिन अगर मुल्क के अंदर ऑलरेडी एक डिफाइंड लॉ है और उस लॉ में डिफाइंड है कि कौन कौन सा जुर्म इस कानून के जुमरे में आएगा, कौन कौन सा जो कानून जो है वो दहशतगर्दी के कानून के जुमरे में आएगा, कौन कौन सा कानून जो है वो सीआरपीसी के जुमरे में आएगा, तो फिर हमें देखना चाहिए जब ये ट्रायल होगा उसके ऊपर अदालतें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट्स मौजूद है, अब मीडिया मौजूद है, वकला मौजूद है, बाकी वकला मैं दोबारा दोहराता हूँ, सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो हो रही है ना सर इसको लेकर के कि आपके दौर में सब कुछ हो रहा है, इसको सियासी तौर पर किस तरह डील करेंगे आप? नहीं, ऐसे नहीं होगा जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
देखना, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हर चीज धौंस धांधली से तो नहीं हो सकती ना। एक एग्जिस्टिंग लॉ अगर वो मिसयूज होता है, अगर होता है एग्जिस्टिंग लॉ अगर मिसयूज होता है, किसी के तहफुजात बनते हैं, तो फिर बात हो सकती है। अभी आप अजम्पटिव तौर पे, ख्याली अपने तौर पे ख्याल करें कि जी ये कानून मिसयूज होगा, तो फिर भाई ये कानून तो ऑलरेडी मौजूद है, इस कानून के अंदर सुकम है। अच्छा चले आपकी बात सुन लेते हैं, सुकम है तो उन सुकमों को दूर करने के लिए क्या ये होगा कि वहां जो फोरम है वहां बैठ के 200, 400, 1000 वकला खड़े होकर बात करें, या 2, 4, 5 वकला जाके अदालत में खड़े हो जाएं, तो क्या इससे फैसला होगा? या आप पाकिस्तान के लोगों को या जमातों को कन्विंस करके उस कानून के अंदर तब्दीली करेंगे? कानून के अंदर तब्दीली धौंस धांधली और बदमाशी से तो नहीं होगी। उसके लिए आप लोगों को कन्विंस करें, जमातों को कन्विंस करें, आप अपने फोरम्स के ऊपर डिबेट करें। ये जमहूरियत है, बिल्कुल करें, आपका हक है। मुझे आपकी राय से कोई कहता है कि जी मिलिट्री एक्ट खत्म हो जाना चाहिए, उसको हक है, रखे वो अपनी राय, लेकिन जब तक उसकी राय मेजॉरिटी की राय में तब्दील नहीं होती, उस वक्त तक उनको इस कानून का एहतराम करना होगा, इसके तहत आगे बढ़ना होगा। अब अगर किसी को गलत कानून के तहत ट्रायल किया जाता है या किसी का जुर्म उस जुमरे में नहीं आता और उसको उस जुमरे में घुसेड़ा जाता है, तो फिर उस पे एहतजाज भी हो सकता है, अदालत भी खुली है। दो मकातब फिक्र है ना कारा साहब, एक है जिसमें हो ये रहा है कि इसकी मुखालफत में है, लेट से आप इसकी हिमायत कर रहे हैं, अगर आप हिमायत कर रहे हैं ना सर? ना मैं किसी की मुखालफत कर रहा हूँ ना हिमायत कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसके तहत जो जुर्म हुए हैं उसके तहत ट्रायल होने हैं। जो जुर्म उसमें आएंगे, जिस जुर्म में, किसी जुर्म के अंदर फर्ज करे सिविल लॉ का एक मुकदमा, सीआरपीसी का मुकदमा है और वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने लगता है, तो फौरी तौर पे चैलेंज हो जाएगा। मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमा है, वो दूसरे में जाएगा तो चैलेंज हो जाएगा। लिहाजा जो जिस कानून के अंदर आने वाला जुर्म है उसी के तहत। सर मैं ये तो कारा साहब के टेक्निकल हवाले से आप ठीक कह रहे हैं, मान लिया इस चीज़ को, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक अपना भी तो मौक़िफ़ है ना, कमर ज़मान कायरा का भी अपना एक मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी क्या हिमायत करती है जमात होने की हैसियत से, एक तारीख़ रखे जाने की हैसियत से इस मिलिट्री कोर्ट को, या कारा साहब ख़ुद अपनी ज़ात में क्या इस चीज़ को पसंद करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं या हिमायत करते हैं? देखिए, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ मेरी जमात के अंदर होता है, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ मीडिया के अंदर नहीं। मीडिया के पास मेरा वो मौक़िफ़ है जो मेरी जमात का है, इसलिए कि इसके ऊपर मेरी जमात ने वोट दिया है। दूसरी गुजारिश ये है कि मेरी दानिश में वही मेरी राय है जो मैं दे रहा हूँ कि मैं अगर किसी कानून को पसंद नहीं करता तो मुझे ये इस्तेहकाक हासिल है कि मैं उसके ऊपर तनकीद करूँ, लेकिन उस तनकीद का मतलब ये नहीं है कि मेरी राय का एहतराम करके उस कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा या मैं उसके लिए एहतजाज का वो रंग इख्तियार कर लूँ जो सिविल ऑर्डर खराब करे। मुझे मेजॉरिटी को कन्विंस करना चाहिए, मुझे अपनी राय का ढंढोरा पीटना चाहिए, लोगों के पास लेके जानी चाहिए, इसके मुतबादल कानून देना चाहिए कि ये तरीका कार है। और वो लोग अगर मेरी राय को मान लेते हैं, जमातें मेरी राय को मान लेती हैं और असेंबलियों के अंदर बैठे हुए अवाम के नुमाइंदे, उनको मैं कन्विंस करने में कामयाब होता हूं कि वो कानून तब्दील करे, तो बिल्कुल मुझे इस्तेहकाक है जिनका ये ख्याल है कि। ठीक है कारा साहब, इंतहाई मशकूर हूँ, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल जनाब हसन रज़ा पाशा साहब ने। पाशा साहब शुक्रिया आपका। पाशा साहब, ये आपको लगता है कि आप एक तहरीक की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं, कन्वेंशन पे कन्वेंशन बुकला कर रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ आपका जो है एक बाकायदा नैरेटिव वो बिल्डअप हो रहा है, आप कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं क्या सर? हाँ, तहरीक की तो अभी तक बात नहीं चली और हमने अब कन्वेंशन रखा हुआ है, ऑल पाकिस्तान लॉयर रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन पेशावर में। शायद कल तक हम उसकी डेट भी अनाउंस कर दें, तो वहाँ पे हम डिसीजन लेंगे कि हमने क्या करना है। क्योंकि अपने तौर पे हम कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं करने जा रहे जहाँ पे कल हमें कोई ऐसी परेशानी का सबब नहीं है। हाँ, एक फैक्टर ऐसा है जो तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है, वो लाहौर में उन्होंने 1-2 फंक्शन किए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने तहरीक की कुछ शायद बात की है, लेकिन उसमें देखें कि माँ सिवाय सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के वो भी 50%, बाकी जो है 50%
एग्जेक्टिव उनके साथ नहीं है और लाहौर के अंदर इसके अलावा पाकिस्तान किसी बार से वहाँ नहीं गया हुआ था, तो वो अभी इस तरह की सूरत हाल तहरीक वाली तो मुझे नहीं नजर आ रही। अलबत्ता हम जरूर, क्योंकि सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को हम बुला रहे हैं, तो वहाँ पे फैसला करेंगे। अच्छा सर, अब बात यह है कि अब कहा यह जा रहा है, एक दलील जो आपके मुखालिफ में आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले कमर ज़मान कारा साहब बात कर रहे थे कि एक कानून है जो कि मौजूद है और एक जुर्म हुआ जो कि उस कानून के ज़ेरे असर आता है, उस कानून के अंदर फॉल करता है, तो फिर उसी कानून के तहत ट्रायल होगा। जैसे कि दहशतगर्दी का अगर किसी पे मुकदमा है तो दहशतगर्दी की अदालत में ही उसका ट्रायल किया जाएगा। सेम गोज़ फॉर द मिलिट्री कोर्ट। तो क्यों आपको एतराज़ किस बात पर है? क्या मिलिट्री कोर्ट का कानून मौजूद नहीं है? क्या वो कानून साजों ने कानून नहीं बनाया हुआ? और अगर बनाया हुआ है और अगर एक ऐसा जुर्म हुआ है जो कि उस कैटेगरी में फॉल करता है, तो फिर उसके तहत ट्रायल क्यों नहीं हो सकता उसका? देखिए, बात ये है कि आपको याद होगा कि पहले भी शायद मैंने आप ही के प्रोग्राम में ये बात की थी कि आर्मी एक्ट 1952 में जब इसकी एनेक्टमेंट हुई तो उस वक्त ये जो सिविलियंस का ट्रायल उस हवाले से कोई बात नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि बाद में 1967 में फील्ड मार्शल अयूब खान ने जो है वो उस वक्त वजीरे कानून थे, मेरा ख्याल है SM जफर साहब, उन्होंने ये तरमीम की 21D में कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। तो उस वक्त से लेके अभी तक ये मौजूद है। हमने बारहा बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस ने हर हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते रहे हैं कि इसको अमेंडमेंट करें, लेकिन किसी ने कोई नहीं किया, क्योंकि जो भी इक़्तिदार में होता है वो सब अच्छा की रिपोर्ट उसे मिलती है और वो कहता है कि ये रहनी चाहिए। लेकिन जब भी अपोजिशन में होते हैं और इनके किसी को ट्रायल किया जाता है, तो फिर जिस तरह के अब इमरान खान साहब या उनकी पार्टी को क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद ट्रायल का सामना है, तो वो अब शोर मचा रहे हैं। ठीक है, उनका भी अपना राइट है, करना चाहिए। अर्ज सर, ये तो आप खुद भी माने ना, कानून मौजूद है, तो अब आप अगर कानून जो ऑलरेडी मौजूद है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं तो ये समझ में नहीं आती है बात। हाँ, आप ये एहतजाज करें जनाब कि ये कानून तब्दील किया जाए, लेकिन जो कानून ऑलरेडी मौजूद है उसके तहत अगर किसी का ट्रायल हो रहा है तो फिर उस पर एहतजाज करना समझ से बाहर है। नहीं, जो अभी जवाद ख्वाजा साहब ने जो पिटीशन फाइल की है, उन्होंने फाइल की है कि इसको इस सेक्शन को जो 21D है उसको चैलेंज किया है कि ये अल्ट्रा वायरस है और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है इस बुनियाद पे। सो देखिए, कई कानून जब पार्लियामेंट बनाती है तो उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जाता है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया जाता है। लाइकवाइज इसको भी ऐसे ही किया है। तो अब चैलेंज किया है, देखें अब इसकी क्या फेट है। वैसे इतना अरसा बेंच पे रहे हैं और आर्मी एक्ट के तहत केसेस अपीलें इनके सामने आती रही हैं। बड़े मोहतरम जज हैं और बड़े ऑनरेबल और बहुत ही अच्छी शोहरत के हामिल जज है जस्टिस ख्वाजा साहब। तो उस वक्त अगर ये टेक अप करते और उसको चीफ जस्टिस भी रहे हैं, सो मोटो भी ले लेते, तो ये बात हो सकती थी वहाँ पे। चले, अभी भी अगर इन्होंने ये किया है तो एक अच्छी सोच रख के इन्होंने जो कदम उठाया, वी अप्रिशिएट इट। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब पाशा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, क्या कराची की किस्मत बदलने जा रही है? क्या कराची के मसाइल हल होने जा रहे हैं? शहर के नए मुंतखब होने वाले मेयर शहर के लिए क्या करने जा रहे हैं? इसका जवाब मुर्तज़ा वहाब ने आज खुद दिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इख्तियारात संभालते ही कराची के लिए 26 मंसूबों का ऐलान कर दिया है, जिनमें से 3 शोबों में तरजीही बुनियादों पर काम किया जाएगा। आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि शहर को पानी की फराहमी, पानी की नकासी और ट्रांसपोर्ट इनकी तरजीहात हैं। कराची को पानी की फराहमी के लिए K4 मंसूबे के साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हब से कराची तक
तक एक नई नहर निकाली जाएगी। हब से जितना पानी अभी मिलता है इसे बढ़ाने के लिए वफाक से बात की जाएगी। पानी के पाइप्स में जहां जहां लीकेज है, मसाइल है, वहां पर दूर किए जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करके सनतों में इस्तेमाल किया जाएगा। समंदर के पानी को मीठा बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इब्राहिम हैदरी में मंसूबा शुरू किया जाएगा, जिससे 5 मिलियन गैलन इजाफी पानी रोजाना दस्तयाब होगा। पानी की निकासी के लिए कराची वाटर सप्लाई एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया है। सीवरेज का पुराना निज़ाम तब्दील किया जाएगा, सीवरेज की नई लाइंस डाली जाएंगी, जमाशुदा पानी को निकालने के लिए इजाफी गाड़ियां हासिल की जाएंगी। पहलवान कोट में बनाया गया नया नाला 15 रोज में फ़ाल हो जाएगा। मलिर से यूनिवर्सिटी रोड और नुमाइश तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रेड लाइन मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। यहाँ चलने वाली बसें बायोगैस पर चलेंगी। इसके लिए बायोगैस टेक्नोलॉजी का प्लांट भी शहरी हुकूमत लगाएगी। ब्लू लाइन मंसूबा मुकम्मल करने से अहले कराची को एक और सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिलेगा। 4 लेन के जाम सादिक अली ब्रिज के साथ 4 लेन्स का एक और ब्रिज बनाया जाएगा। कुरंगी रोड पर 2 नए पुल बनाकर पूरे रोड को सिग्नल फ्री कर दिया जाएगा। कुरंगी कॉजवे पर 4 लेन का नया ब्रिज बनेगा। मीना बाजार पर 4 लेन का अंडरपास बनाया जाएगा। बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे का काम मुकम्मल किया जाएगा। क़यूमाबाद चौरंगी से लेकर शाह फैसल कॉलोनी तक मलिर एक्सप्रेसवे का पहला फेज अगस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। नेशनल हाईवे को सुपर हाईवे से मुंसलिक करने वाली लिंक रोड आइंदा चंद माह में मुकम्मल कर ली जाएगी। जौहर अंडरपास मुकम्मल किया जाएगा। राशिद मिन्हास रोड से कैफे प्याला तक सड़क मुकम्मल की जाएगी। मेयर कराची से यह भी बताया कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स टाउन इकट्ठा करेंगे और खर्च भी टाउन करेंगे। फिर वो रकम इसी गली मोहल्ले की सड़कों पर इस्तेमाल की जाएगी। इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पर भी काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम जमातों को मिलकर चार्टर ऑफ कराची की पेशकश भी की है। ये शहर मेरा भी है, आपका भी है। ये शहर हमारा है। इस इज्तिमाई सोच को उजागर करने की जरूरत है। मैं ऑपोजिशन जमातों को आज दावत देना चाहूंगा कि आइए इस शहर के मफाद के लिए, इस शहर के मास्टर प्लान के लिए, इस शहर के लॉन्ग टर्म मंसूबे के लिए एक चार्टर ऑफ कराची के ऊपर हम लोग काम करें। मुर्तज़ा वहाब के बताए गए मंसूबे सुनने में तो खुशाइन हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो कुछ उन्होंने बताया वो कितना काबिल अमल है और अहले कराची को इन मंसूबों से कितना फ़ायदा होगा। आफ्ताब मुगीरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खसूसी PNN न्यूज़। आफ्ताब साहब ये बताइएगा कि ये किस हद तक काबिल अमल मंसूबे हैं जिनका जिक्र किया, और कितनी आपको क्या लग क्या रहा है, क्योंकि इससे पहले सिंध हुकूमत ने इतनी शदोमत के साथ कभी ऐलान नहीं किया था और पहली दफ़ा इनके पास मेयरशिप आई है इतनी दहाइयों के बाद, तो मोराल कैसा लग रहा है इनका? बहुत शुक्रिया लेदर साहब। तय है कि आप हमने बचपन में सुना था कि आओ बच्चे सैर कराएं आपको पाकिस्तान की, मगर आज मुर्तज़ा वहाब ने हमें, जो हम लोग मौजूद थे, 1 घंटे से तवील ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने हमें शहर कायद का पूरा सफर करवा दिया और एक एक चीजें गिनवा दी जो कि बातों की हद तक तो बहुत ही दुरुस्त लग रही, अच्छी लग रही। आज शहर कायद के लोग कम से कम सुकून की नींद सोएंगे कि शहर कायद का नया मेयर जो है वो इस वक्त सीरियस है और तमाम जो चीजें उन्होंने गिनवाई हैं वो बड़ी अहम है। अगर आपने एक तफसीली एक जो बातें बताई हैं देखने वालों को कि मेयर कराची क्या क्या करने जाएंगे, और आज PNN की स्क्रीन पे भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त नशर हुई, तो तय है कि ये वो मंसूबे हैं जो आज मेयर ने गिनवाए हैं। गाय बगाए जो है कह सकते हैं कि सिंध हुकूमत जो है पिछले 2 साल 3 साल से जो है ये मंसूबों पर उन पर काम चल रहा है। अब लग ऐसे रहा है कि मेयर कराची कहीं ना कहीं वहां पर अपना नाम भी लिखवाने जा रहे हैं और खुदा यकीनी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ही करेंगे। मगर यहां पर तय है कि ये जो मंसूबे हैं ये ऑनगोइंग हैं। जैसे कि फोर्ड का प्रोजेक्ट है, आप और हम, मैं समझता हूं कि गुज़श्ता 15 साल से शहर कायद के लोग और आप भी इस पे बात करते हैं कि फोर्ड के प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो शहर कायद की जो प्यास है वो बुझेगी और पानी टैंकर में नहीं मिलेगा। कल भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह फरमाया कि मेरे घर में जनरल मुशर्रफ के दौर पे बिलावल हाउस कराची की जो है लाइन काटी गई थी जो अब तक बहाल नहीं हुई। मैं CM साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको थोड़ा सा देख लें, मगर उसके लिए फंड नहीं रखिएगा। यानी कि चेयरमैन और वजीर खारजा जो है, फॉरेन मिनिस्टर जो है वो बेबस है, उनके घर तक पानी मुयसर नहीं है, तो बाकी शहर में क्या हाल होगा। मगर इसके साथ साथ अब कह सकते हैं कि
के डिप्टी मेयर और मेयरशिप मिलने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं नए प्रोजेक्ट को भी लेके जो है सीरियस नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से मेयर कराची मुतरक हैं, रात को भी 3 बजे 4 बजे निकल जाते हैं। अभी भी आपसे मैं बात कर रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं शहर की सड़कों पे होंगे, मगर ये तय है कि ये जो खाली ऐलानात हैं, आज शहर कायद के लोगों ने तो ऐलानात सुने कि जी इस पे जो है सबसे बड़ा अहम मसला जो है कराची का मेगा ट्रांसपोर्ट का मसला था, वो भी जो है सिंध हुकूमत ने इस शहर में कहीं ना कहीं पूरा किया है। अगर मैं वाटर एंड सेवरेज की बात करें तो वो भी बहुत सी हद तक जो है उस पर पहले से ही काम जारी है। उसकी वजह यह है कि कराची यूनिवर्सिटी के सामने जो कह सकते हैं कि बड़ा यूनिवर्सिटी रोड है कराची का, उस पे जो है कह सकते हैं कि ऑरेंज बस सर्विस जो है उसकी जो है खुदाई हुई है, उस पे काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि ये वो प्रोजेक्ट है जो ऑन गोइंग है, और मेयर साहब ने वो प्रोजेक्ट आज गिनवाए हैं जो मुख्तलिफ सिंध हुकूमत उस पे काम कर रही है। नए प्रोजेक्ट की ये बात तय है कि जब मेयर बाज़ाब्ता जब इस सीट पे और मनसब पे आज पहला दिन था वो बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर ये कहेंगे कि वो नए मंसूबे जो मेयर बताएंगे कि अब ये हम शुरू करने जा रहे हैं और ये शुरू किए हैं, तब जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो जख्मी कराची है, जिसको कह सकते हैं कि पानी की वजह से जख्मी है, ट्रांसपोर्ट की वजह से जख्मी है, लाइन ऑर्डर की वजह से जख्मी है, आप कह सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट जो कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था, अंधेरों में जो डूबा हुआ है उसमें से जख्मी है। तो ये सारे जख्म है उस पर मरहम रखने में और उसको दुरुस्त करने में टाइम तो लगेगा, मगर मेयर से जो तवक्कात हैं, खासतौर पर PNN ने जो मेयर कराची के जो सवालात उठवाए हैं पूरे कराची के मुख्तलिफ जो है कह सकते हैं यूसी से और अजला से, वो बड़े जो है खौफनाक हैं। लोग कहीं पे ये कहते हैं कि खुदारा सिर्फ कुछ भी ना मिले, हमें सिर्फ मेयर इतना कर दे कि जो ये पानी हम खरीद रहे हैं, जो महंगा पानी खरीद रहे हैं, ये कम से कम हमें मिल जाए पानी, तो उससे जो है हमारी जिंदगी जो है अच्छी गुजरेगी। इसके साथ साथ कचरे का बड़ा मसला है कराची में, ईद ऊपर है। आज हमने ये भी सवाल रखा कि ये जो ईद है, कुर्बानी की ईद, इस पे जो है एक बड़ी चैलेंजेस होती है। इससे जब ईद कुर्बान पे लोग कुर्बानी करते हैं कराची में, तो बड़ी चैलेंजेस होती हैं, उसको किस तरह से फेस करेंगे। तो कहने का मकसद है अलीदर साहब के बड़ी इस वक्त सिचुएशन जो है कराची की खराब होती हुई नजर आ रही है, मगर मेयर कहीं ना कहीं इस वक्त जो है कह सकते हैं कि दिलचस्पी ले रहे हैं। उनमें से नौजवान है और उनमें सीरियसपन है कि रात और दिन एक किए हुए और उसको जो है चैलेंजेस का सामना है, और यकीनन जनरल इलेक्शन में जाने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच रही है और कराची से भी सीटें लेने का सोच रही है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त हेल्दी अपोजिशन जमात इस्लामी की जो है कह सकते हैं कि उनको सामना किए हुए, और हाफिज साहब जो है उनको जो हर जगह पे वो विल्त कराएंगे। और ठीक है, आफ्ताब मुगैरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ुसूसी PNN हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, वक्त गुजरता जा रहा है, पाकिस्तानी मईशत को IMF से कर्ज की शदीद ज़रूरत है, लेकिन IMF कर्ज की फराहमी में गैर मामूली ताख़ीर कर रहा है। इस वजह से मार्केट्स में भी गैर यकीनी की कैफियत है। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ $4 अरब हैं। जुलाई से दिसंबर तक पाकिस्तान को इजाफी $4 अरब की अदायगी करनी है। अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग कह रहा है कि IMF के साथ मुआहदा ना हुआ तो पाकिस्तान के माशी हालात बिगड़ जाएंगे। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ भी मुल्क के दिवालिया होने का खदशा जाहिर कर रही है। सूरत हाल इस कदर नाजुक हो चुकी है कि पाकिस्तान को बरतानिया से भी मदद मांगना पड़ गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की बरतानवी हाई कमिश्नर से वर्चुअल मुलाकात हुई और ख़बरों के मुताबिक इसहाक डार ने IMF मुआहदा करने में मदद की दरख्वास्त की है। इससे पहले इसहाक डार ने IMF के साथ मुआहदे की बहाली के लिए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से भी ताउन की दरख्वास्त की थी, लेकिन इसके बावजूद IMF की सर्दमहरी में कमी नहीं आ रही। Pakistan is faced with economic challenges and we are engaged with IMF trying to finalize IMF 9th review, and Pakistan has met all terms and conditions required by IMF. We thought this would have been done 2 months ago, 3 months ago, but there has been inordinate delay. IMF से कर्ज न मिलने पर पाकिस्तान दोस्त ममालिक की जानिब देख रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बता रहे हैं कि अब दोस्त ममालिक के चेहरे भी यही पैगाम दे रहे हैं कि हम कब तक कर्ज लेते रहेंगे। कर्जों से जान छुड़ानी चाहिए, और वो दोस्त जो पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं, बुरे वक्त में उन्होंने हमें हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, वो भी कहते तो नहीं, लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं।
सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी $3 अरब IMF से मुआहदे की शर्त पर दिए थे। अब अगर IMF से मुआहदा नहीं होता तो ये $3 अरब भी ख़तरे में हैं। इन तमाम हालात की वजह से पाकिस्तान में डॉलर की मज़ीद किल्लत पैदा होगी, यानी रुपए की कदर मज़ीद गिरेगी, महंगाई बढ़ेगी, शरह सूद बढ़ेगी, माशी तरक्की मुतासर होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, जानेंगे माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। शुक्रिया। बात मिन्नतों, समाजतों और तरलों पर आ चुकी हुई है। डॉक्टर साहब, अब होगा क्या? बहुत शुक्रिया जनाब। बात दरअसल ये है कि IMF का प्रोग्राम 30 जून 2023 को ख़त्म हो रहा है और ये बात 100% यकीनी है कि ये प्रोग्राम नामुकम्मल रहेगा। पूरी किस्तें हमें नहीं मिलेंगी, इसमें तो कोई शुबे की बात ही नहीं है। लेकिन वज़ीर ख़जाना और ख़ुद वज़ीर आज़म ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें कम से कम एक किस्त मिल जाए $1.2 अरब की। बाकी किस्त मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी अपनी एक अहमियत है, हमारे दोस्त ममालिक भी हैं। ये सही है कि $1.2 अरब की अगर किस्त नहीं मिली तो हमें थोड़ी सी मुश्किलात पेश आएंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर वो ना भी मिले, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम डिफ़ॉल्ट फिर भी नहीं करेंगे। ये मसला है ही नहीं इस वक्त। मसला इस वक्त ये है कि ये किस्त मिले या ना मिले, हमें हर हालत में हर कीमत पर अगले माली साल में IMF के पास जाना है और हम उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि आप हमें 3 साल की मुद्दत के लिए $7 अरब से ज़्यादा रकम का कर्जा दें। ये तो लाजमी है। तो अगर $1.1 अरब नहीं मिलती तो ना मिले, मिल जाए तो अच्छा है। मसला हमारा ये है कि वो जो हम कर्जा लेंगे उसके लिए जो सियासी शराइत बहुत सख्त होंगी और शायद अमेरिका की सियासी शराइत सख्त होंगी और IMF की वो शराइत। अच्छा सर, लेकिन देखें अब ये बड़े रेटिंग के इदारे हैं, मूडीज़ बड़ा इदारा है, ब्लूमबर्ग बड़ा इदारा है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत इतनी कमज़ोर है कि डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है। आप कह रहे हैं कि फ़िलहाल इतना मसला नहीं है, लेकिन IMF ने भी यही शर्त रखी थी कि पहले तुम्हारे दोस्त ममालिक तुम्हें गारंटी दें तो फिर हम तुम्हें कुछ पैसा देंगे। और फिर उन दोस्त ममालिक ने भी यही शर्त रख दी कि पहले IMF से गारंटी लेकर आओ। तो सर हमें तो जिसे कहते हैं कि जिसे वो लाटू होता है, लाटू की तरह घुमाया हुआ है। अब ये बताइए हम तकिया किस पे करें, हम किसका सहारा लें जब तक IMF प्रोग्राम शुरू नहीं होता? देखिए, मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये IMF हमें किस्त भी नहीं दे तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा, हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, ये आप तस्लीम कर लें। अच्छा। क्योंकि हमें कुछ दोस्तों ने, जिसमें चीन सरे फहरिस्त है, ये यकीन दिलाया हुआ है कि फिलहाल वो हमें डिफॉल्ट नहीं करने देंगे और अमेरिका भी नहीं चाहता कि इस वक्त हम डिफॉल्ट करें। यूक्रेन की जंग में सब आया, अभी उसको हमारी मदद की ज़रूरत है। वो पाकिस्तान को कॉर्नर कर रहे हैं ताकि वो चीन के बहुत ज़्यादा करीब ना आए और उसी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। IMF से तो कुछ नहीं मिला, उसमें हमारी अपनी गलतियाँ भी हैं, लेकिन ये मसला ही है ही नहीं जिसमें हम फंस गए। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। मसला जो है वो ये है, मैं आपसे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूँ। पहला मसला ये है कि मैंने आपसे जैसे कहा कि हमें 3 साल के लिए नया कर्जा लेना है। वो हम कब लेंगे? इसलिए कि 12 अगस्त को अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं और नई हुकूमत बनती है तो दिसंबर से पहले तो हम वो दरख्वास्त दे ही नहीं सकते। और फिर दिसंबर में अगर आप देंगे तो 4 महीने अगर IMF लेता है तो इसका मतलब ये अप्रैल 2024 से पहले हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला। एक तो ये मुश्किल पेश आएगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम जो है, वो जो तकलीफदेह बात है मुझे, वो ये है कि पाकिस्तान मुश्किलात में है। हमारी अपनी गलतियां हैं, सियासतदानों की गलतियां हैं, मेंबरान पार्लियामेंट की गलतियां हैं, हमारे इदारों की गलतियां हैं और हमारे बिजनेस कम्युनिटी की गलतियां हैं, स्टेट बैंक की गलतियां सही। लेकिन हमारे एक मुहिम शुरू हो गई है। एक तरफ तो नारा लगाया जाता है कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है, हमारे साबिक सदर भी कहते हैं, वजीर दफा भी कहते हैं, मगर बदकिस्मती एक और भी है, इससे बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में एक मुहिम शुरू कर दी गई है बड़े पैमाने पर कि पाकिस्तान डिफॉल्ट का ऐलान कर दे, पाकिस्तान डिफॉल्ट का ऐलान कर दे। तो उनको समझना होगा कि पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है, आलम इस्लाम की पहली जौहरी कुव्वत है, उसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान आगे चल के, अभी तो नहीं, 2024 या 2025 में डिफॉल्ट करता है तो उसके जो मुज़मरात होंगे वो पाकिस्तान के लिए बहुत तबाहकुन होंगे। इसलिए ये सोचना ही गुनाह है। मगर ये जो मुहिम शुरू की गई है कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट का ऐलान कर दे, उसका मतलब क्या है? नहीं, लेकिन सर इसमें कहीं ना कहीं हुकूमत के अपने बयानात भी तो कमजोरी पैदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, आपने कहा चीन हमारी मदद करने को तैयार है और करेगा।
शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चीनी कुछ कहते तो नहीं हैं चीनी भाई, लेकिन उनके चेहरे बता रहे होते हैं कि भाई कब तक मांगोगे। तो ये खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो भी तंग पड़ते जा रहे हैं हमसे कि कब तक मांगोगे। तो सर अगर वो हमसे तंग पड़ गए तो फिर किस पे तकिया करेंगे? देखिए, मैं आपसे पहले भी बता दूं, ये तंग करना नहीं तंग करना बिल्कुल अजीब अलग बात है। देखिए, उनके अपने मुफादात हैं। चीन इस वक्त 2023 में, मैं दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ, एफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करे, इसलिए कि सारा इल्ज़ाम यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, वो कहेंगे जी पाकिस्तान ने डिफॉल्ट किया सीपैक से की वजह से। और अगर सीपैक को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो यूरोप में और एशिया में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करके अपना असर और रसूख दुनिया में लाना चाहता है। अगर सीपैक को झटका लगा तो उसको झटका लगेगा। तो चीन अपने विवाद में नहीं करेगा। हमारा ये यानी 2023 में हमें डिफॉल्ट नहीं करने देगा। मैं जो चीज़ आपको बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा मसला इस वक्त ये है कि हमारे मुल्क में जो मुहिम शुरू कर दी है कि डिफॉल्ट कर दिया का ऐलान कर दिया जाए, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए और पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने के लिए जो इक़दाम ज़रूरी हैं उससे ताकतवर तबकों के नाजायज़ मफादात पर ज़रब पड़ेगी। टैक्स चोरी करते हैं, सरमाए का फरार करते हैं, हुकूमत से बरात लेते हैं, वो नहीं ले सकेंगे कुछ अरसे के लिए। तो वो एक मुतालबा किया जा रहा है और पाकिस्तान में कुछ सियासतदान भी ये चाहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर दें। उसकी वजह यह है कि वो अमरीकी आशीर्वाद चाहते हैं कि अमरीकी आशीर्वाद मिलेगी उनको, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की आड़ में फिर अमरीका हमारे ऊपर ये शराइत लगाएगा। तो ये कुछ खुदकशी है। हमने मुश्किलात, हमारी अपनी गलतियां हैं, मैं मानता हूँ। इस हुकूमत की भी गलती है, इमरान खान की हुकूमत की भी गलती है, स्टेट बैंक की भी गलती है, अगर उसको गलती कहें। ये तो अशराफिया की मईशत हमने बना के अपने मुल्क को तबाह बर्बाद किया है। आज हमें जो सोचना है, अभी तो हम 2023 तो गुजार लेंगे, IMF एक धेला भी ना दे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे इंशाल्लाह। सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आपको एक नाज़रीन अहम खबर से मैं आगाह करता चलूँ कि मुल्क को दरपेश जो माशी मसला है उसके लिए एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। एक ऐसी बैठक के जिस पे आर्मी चीफ तक ने हिस्सा लिया, वो भी इसमें मौजूद थे। और एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। इसके मुताबिक 2035 तक मुल्क को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के अज़म का इजहार किया गया और कहा गया है कि अब वो इक़दाम किए जाएंगे और वो रुकावटें दूर की जाएंगी कि जिसके तहत मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाती है, वो तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी और 2035 तक इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए ख़ास तौर पे इस काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। इसके साथ ही प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। मुझे दीजिए अल्लाह निगहबान।